देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी और दोस्तों आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराइए, आप जेवी में हैं। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेवीएन प्रोफेसर धर्मेंद्र आहूजा जी, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जेवीडब्ल्यूयू, डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मेंटर फॉर चेंज नीति आयोग। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जिनमें से कुछ अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सर को स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा, ऑनरेबल मेयर ऑफ जयपुर, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और रीजनल एमएलए द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फार्मेसी है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। फार्मेसी, चूंकि आपने ये क्वेश्चन और ये प्रश्न ऐसे समय पे किया है जब इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि एक सामान्य जनता के मध्य में कई सारे कंफ्यूजन बोले हैं या कई सारे भ्रम है कि फार्मेसी मतलब जो एक मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। फार्मेसी एक बहुत बड़ा विज्ञान का क्षेत्र है। इसमें दवाई या औषधि को बनाना, औषधि का परीक्षण करना, औषधि के बारे में परामर्श देना, औषधि से संबंधित सभी कार्य करने का एक फार्मासिस्ट को ज्ञान होता है। जबकि हमारे भारतीय परिवेश में यह माना जाता है कि फार्मासिस्ट औषधि के भंडारण के लिए ही बना हुआ एक व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट औषधि की रिसर्च यानी कि एक औषधि की खोज के लिए फार्मासिस्ट ही मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जो भी औषधि आज अब इस कोरोना महामारी के समय में जो भी फार्मास्यूटिकल रिसर्च हो रहा है, वो सारा अभी फार्मासिस्ट ही मुख्यतः उसमें लगे हुए हैं, अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी फार्मा इंडस्ट्री हो, अगर आप उसका R&D सेक्टर देखेंगे तो वहां फार्मासिस्ट या फार्मा एक्सपर्ट ही उस ड्रग को बनाते हैं, उस ड्रग की खोज करते हैं, उस ड्रग की रिसर्च करते हैं। हाँ, उसको बेचना भी फार्मासिस्ट को ही अच्छा ज्ञान होता है। और उसके बाद फार्मासिस्ट का एक और महत्वपूर्ण ज्ञान का भाग होता है उसको परामर्श देना। जो एक डॉक्टर है या जो फिजिशियन है, वो आपकी डिजीज देख के, आपकी बीमारी देख के आपको मेडिसिन लिखता है, लेकिन अब वो जो मेडिसिन हैं वो एक आपस में एक दूसरे को तो नलीफाई नहीं कर रही या एक दूसरे को इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, या उन मेडिसिन के साथ आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो उनके इफेक्ट को खत्म कर रहा है, या उन मेडिसिन को आप गलत समय पे ले रहे हैं, या उन मेडिसिन को किस तरह से लेना है, उस सब को बताने का पूर्ण ज्ञान फार्मासिस्ट के पास होता है। क्योंकि फार्मासिस्ट ने उसको केमिकली अंडरस्टैंड किया हुआ होता है कि वो दो दवाई या दो औषधि एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी। तो फार्मेसी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें ड्रग की रिसर्च, ड्रग का प्रोडक्शन, उसके बाद ड्रग का एनालिसिस, जब ड्रग बन गई तो उसके बाद उसमें वो प्रॉपर कंटेंट आया कि नहीं, इसका भी एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होता है। उसके बाद ड्रग का जरूर विपणन भी, उसके बाद ड्रग के दुष्प्रभावों की जानकारी, ड्रग के इंटरेक्शन की जानकारी, ड्रग के फूड से इंटरेक्शन की जानकारी, इन सब का एक एक्सपर्ट जो होता है वो फार्मासिस्ट। जी सर, एक तरीके की जो भ्रांति फैली हुई है समाज में कि जो फार्मासिस्ट है वो सिर्फ दवाई की दुकानों पर दवाई देते हैं, या फिर जो कंपाउंडर होते हैं लगने पर पट्टी बांध देते हैं। तो एक ये जो इमेज थी अभी जो आपने हमें जवाब दिया इसका, उससे ये बहुत काफी ब्रॉड हो जाती है और लोगों को समझ में आता है कि फार्मेसी है क्या। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं इसमें? देखिए, इसमें डिप्लोमा
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों और डॉक्टरल तीनों स्तर पर कोर्सेज हैं। डिप्लोमा लेवल पे जो कोर्स होता है उसका नाम बी फार्मा है, जो कि 2 वर्ष का होता है। इसके बाद बैचलर स्तर पे बी फार्मा होता है जो 4 वर्ष का है। उसके बाद मास्टर स्तर पे एम फार्म होता है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो पुनः 2 वर्ष का है। और इसमें डॉक्टरल स्टडी भी की जा सकती है जो यूजीसी के नियमानुसार एक तय समय में कंप्लीट की जाती है जी। तो ये 4 मुख्यतया इसके कोर्सेज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या करने के बाद बच्चे इसमें दाखिला ले सकते हैं? एलिजिबिलिटी के लिए जो छात्र या छात्रा है उनके 10+2 में उनके पास साइंस बायो या साइंस मैथ्स होनी आवश्यक है, डी फार्म या बी फार्म के लिए। और अगर कोई एम फार्म करना चाहता है तो एम फार्म के लिए बी फार्म उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद अगर कोई छात्र या छात्रा पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं तो समय समय पर जो यूजीसी के नियम है, मुख्यतया अगर हम देखें तो एक एम फार्म क्वालिफाइड पर्सन को पीएचडी के लिए एलिजिबल किया जाता है। अब जो परसेंटेज के क्राइटेरिया हैं वो समय समय पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जी। सिर्फ बात करें ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की, तो हमारे पास छात्राओं के लिए कौन कौन से कोर्सेज फार्मेसी में उपलब्ध हैं? जी, हमारे यहाँ पूर्ण विकसित फार्मेसी विभाग है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग पूरे विस्तृत रूप में संचालित है। इसमें हमारे यहाँ बी फार्मा जो कि बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्मा मास्टर इन फार्मेसी और पीएचडी डॉक्टर इन फार्मेसी, डॉक्टरेट कोर्स इन फार्मेसी अवेलेबल है। एम फार्म में हमारे यहाँ मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण शाखाएं जो कि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योति विद्यापीठ में फार्मेसी का पूर्ण विस्तृत रूप से विभाग उपलब्ध है और बहुत लंबे समय से अपना बहुत अच्छा योगदान समाज को दे रहा है जी। सर, किन मायनों में ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज से? क्या हमारी विशेषताएं हैं, क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं? जरूर, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं स्वयं भी बताना चाह रहा था कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में एक सामान्य फार्मेसी कॉलेज से हटके बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सामान्य फार्मेसी कॉलेज या ज्योति विद्यापीठ में अगर हम बात करें तो लैब्स तो उपलब्ध हैं ही, प्रयोगशालाएं हैं ही और अन्य बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, पर उसके साथ साथ ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी का अपना हर्बल गार्डन जिसमें कि 150 या 150 से अधिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं। उसके बाद अपना एनिमल हाउस जो कि सीपीसीएससीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। अपना जन औषधि केंद्र है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में, जो कि भारत के किसी भी महिला और किसी भी फार्मेसी कॉलेज द्वारा स्थापित किया गया पहला जन औषधि केंद्र है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जब भारत सरकार ने ये योजना प्रारंभ करी उसी समय हमारे संस्थान ने इस चीज को लिया और सबसे पहला जन औषधि केंद्र जो पूरे भारत के किसी भी फार्मेसी कॉलेज में खोला गया वो ज्योति विद्यापीठ में है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया जन औषधि केंद्र है, एनिमल हाउस, हर्बल गार्डन, इसके अलावा पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, उन प्रयोगशालाओं में अच्छे से अच्छे प्रकार के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और इसके साथ साथ चूंकि ज्योति विद्यापीठ एक महिला विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स जो कि मेडिकल कोर्सेज रन करते हैं वो भी छात्रा या छात्र के लिए अवेलेबल हैं जिनमें वो प्रैक्टिस कर सकती है जी। तो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में भी साथ के साथ वो छात्रा अपना अनुभव लेती है। तो पूर्ण रूप से कहूँ या एक ज्योति विद्यापीठ कॉलेज के साथ साथ छात्रा को साथ के साथ सारी चीजें प्रैक्टिस करने का अनुभव देता है। और साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है हमारे यहाँ, छोटी जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो छात्रा अपनी अध्ययन के साथ साथ हर्बल गार्डन में देख सकती है, अनुभव ले सकती है, एनिमल हाउस में अनुभव ले सकती है, जन औषधि केंद्र का अनुभव ले सकती है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का अनुभव ले सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें वो एक छोटे स्तर पे
या पायलट लेवल पे सीख भी सकती है कि ड्रग कैसे बनती है। जी। तो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में एक कॉलेज के अलावा बहुत कुछ है, यही मैं कहना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल। मतलब सभी का मानना ये है कि एजुकेशन तब तक अधूरी है जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो। तो एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी बच्चों को यही मिल रही है, तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। करियर के पार्ट पे अगर हम बात करें या भविष्य की संभावना की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक फार्मासिस्ट रिसर्च का एक्सपर्ट होता है, तो पूरा फार्मा रिसर्च सेक्टर उस छात्रा के लिए उपलब्ध है जिसमें वो अपना करियर बना सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी भी जो ग्रोइंग रेट है या जो उन्नति की दर है उस पर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर के बाद फार्मा सेक्टर का ही अभी फास्टेस्ट ग्रोथ है। और जब ये कोरोना पेंडेमिक की स्थिति है, तो इस स्थिति में अभी सभी तरफ जो है हर देश अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस कर चुका है और नई से नई दवाओं के लिए रिसर्च हो रहा है, गवर्नमेंट फंड्स दे रही हैं। तो अभी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और जो फार्मा सेक्टर है उसमें कोई रिसर्च करेगा तो जरूर वो फार्मासिस्ट ही होगा, उसमें कोई ड्रग बनाएगा तो वो भी जरूर फार्मासिस्ट होगा, उसमें कोई ड्रग का एनालिसिस करेगा वो भी फार्मासिस्ट होगा, जो ड्रग बेचेगा वो भी फार्मासिस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और उसके अलावा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें भी एलिजिबिलिटी में, चूंकि एक फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर का ज्ञान होता है, तो या तो उस हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ के मैनेजमेंट या हेल्थ के प्रबंधन हेतु या तो डॉक्टर को लिया जाता है, एमबीबीएस को, या फिर फार्मासिस्ट को उसके लिए मौका दिया जाता है कि वो उसका प्रबंधन करे। तो जो हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है उसमें भी फार्मासिस्ट के लिए काफी संभावना है। गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बताए। तो हम ये कह सकते हैं कि अपार संभावनाएं हैं फार्मासिस्ट के लिए। और एक फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक जो माइंडसेट है कि केवल ड्रग स्टोर वैसा नहीं है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। जी सर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो किस बहुत अच्छा आपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फार्मासिस्ट के पास अपना खुद का लाइसेंस होता है। मैं यही बताना चाह रहा था कि चूंकि आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में व्यवसाय भी स्थापित करने की दिशा में सोचना शुरू कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये प्रेरणा दी है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो फार्मेसी कोर्स है ये तो एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड ही है, क्योंकि इसमें आपको लाइसेंस मिलता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का, एक मेडिकल स्टोर खोलने का, एक ड्रग एनालिसिस सेंटर खोलने का, एक कॉस्मेटिक यूनिट खोलने का, एक क्लिनिकल रिसर्च सेंटर खोलने का। मीन्स बहुत सारी चीजें जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस आप फार्मेसी में अपना अध्ययन करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल उद्यमी बन के निकल सकते हैं। जी सर, बात करें महिलाओं की तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है क्षेत्र में पा सकती हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत अधिक, यह मैं कहूंगा कि सूटेबल या बहुत अधिक उपयोगी क्षेत्र है, क्योंकि महिलाओं की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को ये जरूर फुलफिल करता है। वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आप उद्यमी बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन फार्मेसी को आज भी एक नोबल प्रोफेशन के नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग्स से डील करता है, तो और एक महिला के लिए एक उन्हें जरूर ऐसा एक सेक्टर चाहिए जो कि नोबल हो, जिसमें कि एक समाज में इज्जत हो, रुतबा हो, और ये फार्मेसी सेक्टर उन्हें वो एक इज्जत प्रदान करता है। क्योंकि वो अगर कहीं ड्रग रिसर्च साइंटिस्ट हैं तो महिला के नजरिए से उसे एक अच्छे ओहदे पे देखा जाता है। कहीं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं, कहीं वो ड्रग काउंसलर हैं, कहीं अपने ड्रग एनालिसिस सेंटर की हेड हैं, क्लिनिकल रिसर्च सेंटर की हेड हैं। या महिलाएं आज जो फार्मेसी में जो टीचिंग का क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी अपना करियर बना सकती हैं और बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि
काफी फार्मेसी कॉलेजेस भी हैं, उन सभी में भी अपना वो करियर बना सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये पूर्णतः उपयुक्त क्षेत्र है, मैं ये कहूँगा। जी सर, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप सोसाइटी को या जो बच्चे क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको देना चाहेंगे? मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि जो फार्मेसी सेक्टर है इसमें पूर्ण संभावनाएं हैं, और संभावनाओं के साथ साथ इसमें आपको समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। जी। तो इस क्षेत्र को चुने और अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए और आपने हमसे इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।